आपने मेरी दीदी से शादी सिर्फ इसलिए की थी ना क्योंकि आपको लगता था कि मीरा के गायब होने के पीछे उनका हाथ है। तो अब जब सच सामने आ गया है तो अब क्यों आप उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं? सुधांशु ने सीधे सीधे मृत्युंजय से सवाल पूछ लिया। महक की आंखें भी मृत्युंजय पर टिक गई। शायद वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहती थी। सुधांशु के सवाल पर मृत्युंजय काफी वक्त तक चुप रहा। उसकी चुप्पी से महक को भी दर्द होने लगा था। वो उठी और वहां से जाने लगी, लेकिन वो दूर जाती उससे पहले ही मृत्युंजय ने कहा, क्योंकि मैं अपने और महक के रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूं। मृत्युंजय का जवाब सुनते ही महक के कदम अपनी जगह पर जम गए। उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ गए। आखिरकार वो जो चाहती थी वो हो गया। मृत्युंजय उसके रिश्ते को एक मौका देना चाहता था। मृत्युंजय की बात सुनकर शेखर, नीरू और सुधांशु भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मृत्युंजय की बातों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। इसलिए सुधांशु ने पूछा, हम कैसे मान ले कि आप सच कह रहे हैं? सुधांशु कब से मृत्युंजय को बहुत परेशान कर रहा था। इस बार मृत्युंजय ने उसके बगल में आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वो क्या है ना साले, मेरा मतलब है साले साहब, मृत्युंजय सारंग कभी झूठ नहीं बोलता। सुधांशु से बात करने के बाद मृत्युंजय अपनी जगह से उठा और महक के पास चला गया। वो महक से बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहां से करे। आखिरकार कुछ देर सोचने के बाद वो अचानक जमीन पर एक घुटने पर बैठ गया और महक की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, जानता हूं जो हुआ उसे भुलाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे बीच की उन कड़वी यादों को मैं अच्छी यादों से हमेशा के लिए मिटा दूं। पूरे मन से इस शादी को और तुम्हें अपनाऊं। तो क्या महक, मृत्युंजय, सारंग, तुम मुझे ये करने का एक मौका दोगी? मेरी गलती और बेवकूफी को सुधारने का एक मौका दोगी? महक के चेहरे पर यह सब सुनकर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत मृत्युंजय के हाथ में अपना हाथ रख दिया और जोर से हाँ में सर हिला दिया। ये देखकर शेखर और नीरू बहुत खुश हुए। उन्हें मृत्युंजय की बातें सच लग रही थी, लेकिन सुधांशु महक के फैसले के खिलाफ था। वो तुरंत उन दोनों के बीच में आ गया और बोला, आप सच बोल रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपकी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है। फिर उसने बाकी सबसे कहा, नहीं, मुझे इनकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं है। महक सुधांशु से कुछ कहने वाली थी कि तभी मृत्युंजय महक के पास आ गया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जब मियां बीवी राजी हैं तो आपको क्या तकलीफ है साले साहब जी? मृत्युंजय ने जानबूझकर जी पर जोर दिया था। उसने फिर आगे कहा, वैसे भी यकीन तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन को करना है, और उसका हाथ मेरे हाथ में है तो इसका मतलब साफ है कि उसे मुझ पे यकीन है। मृत्युंजय और सुधांशु के बीच इस खट्टी मीठी नोकझोंक को देख महक के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। महक ने शेखर और नीरू की तरफ देखा। सभी खुश दिख रहे थे। शेखर ने मृत्युंजय से कहा, अगर इस शादी को एक मौका मिलता है तो हमारे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, लेकिन जो कुछ भी महक के साथ उस घर में हुआ उसके बाद हमें डर लगने लगा है। मृत्युंजय शेखर की बात समझ रहा था, इसलिए उसने भरोसा दिलाया, आप चिंता मत कीजिए, जो भी महक के साथ हुआ वो आज के बाद कभी नहीं होगा। मैं आपसे वादा करता हूं, महक उस घर में खुश रहेगी। अंकल, क्या अब मैं अपनी बीवी को लेकर जा सकता हूं? नीरू मृत्युंजय की बात पर बोली, बेटा, आप पहली बार हमारे घर आए हो। अगर आज रात आप यहीं रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। चाहो तो कल सुबह महक को लेकर चले जाना। उसे घर आए एक दिन भी नहीं हुआ है। मृत्युंजय नीरू की बात पर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, फिर कभी। मृत्युंजय की बात सुनते ही महक बोल पड़ी, आज मैं यही रुकना चाहती हूं। महक के अचानक बोलने पर सब उसकी तरफ देखने लगे, जिस पर महक ने मृत्युंजय से कहा, अगर आप यहां नहीं रुकना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप घर चले जाइए। महक के इनकार पर मृत्युंजय उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। मौके का फायदा उठाते हुए सुधांशु मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, सही कहा आपने दीदी, अगर आप आज यहां रुकना चाहती हैं तो रुक सकती हैं। जीजा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद कल दीदी को आपके बड़े से विला में छोड़ने आऊंगा। वैसे भी आपको देखकर लग रहा है कि हमारा घर आपके रहने के लिए काफी छोटा है। मृत्युंजय सुधांशु के कटाक्ष को सुनों से घूरने लगा। उन दोनों के बीच अजीब सा कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसे सब महसूस कर पा रहे थे। कुछ देर बाद मृत्युंजय ने नीरू से कहा, ठीक है, फिर मैं आज यहीं रुकूंगा। तुम चिंता मत करो साले, मैं मैनेज कर लूंगा। मृत्युंजय की बात पर महक जल्दी से बोली, लेकिन आप यहां कैसे रहेंगे? आपको दिक्कत होगी। आप वापस चले जाइए, मैं कल सुबह वापस आ जाऊंगी। मृत्युंजय अब जिद पर अड़ गया। मैंने कहा ना, मैं यहां रुकूंगा मतलब
रुकूंगा। महक मृत्युंजय की आवाज में हल्के गुस्से को महसूस कर आगे कुछ नहीं बोली, तो वहीं नीरू ने मृत्युंजय से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बेटा, तुमने कुछ खाया है क्या? मृत्युंजय नीरू की बात पर बोला, जी मैं घर से खाना खाकर निकला था, पर मैं रात का डिनर आप सबके साथ ही करूंगा। तब तक मुझे अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। नीरू मृत्युंजय के जवाब पे खुश हो गई। उन्होंने कहा, अच्छा, अगर आप चाहें तो कमरे में जाकर आराम कीजिए और अपना काम खत्म कर लीजिए। तब तक मैं और महक खाने की तैयारी करते हैं। मृत्युंजय ने हाँ में सर हिलाया और महक से पूछा, कमरा कहाँ है? महक मृत्युंजय के सवाल पर ऊपर के फ्लोर की तरफ इशारा कर बोली, वो मेरा कमरा है, आप चाहिए मैं आपके लिए कुछ जरूरत का सामान लेकर आती हूँ। महक ने मृत्युंजय की जरूरत की सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई। मृत्युंजय ने लगभग अपना काम खत्म कर लिया था, तो वहीं नीरू किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सुबह से मृत्युंजय अपने फॉर्मल सूट में था और आज रात को वहीं रुकने वाला था, इसलिए महक उसके लिए कुछ आरामदायक कपड़े ढूंढते हुए सुधांशु के पास चली आई। सुधांशु का मूड थोड़ा उखड़ा हुआ लग रहा था, जिसे देख महक ने पूछा, क्या बात है सिद्धू, इतने खराब मूड में क्यों? सुधांशु ने बिना हिचकिचाए महक से कहा, आपके पतिदेव की वजह से ये अपना इतना बड़ा घर छोड़ के हमारे गरीब खाने में क्यों रुके हुए हैं? सुधांशु की बात सुन महक ने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रहे हो सिद्धू? सुबह से देख रही हूं, तुम क्यों उन्हें बार बार नीचा दिखा रहे हो? सुधांशु ने महक के सामने अपना फोन रख दिया, जिसमें सोशल मीडिया में महक और मृत्युंजय की शादी की खबर इस वक्त ट्रेंडिंग में थी। महक ये देख हैरान हो गई। वहीं सुधांशु ने कहा, मुझे लगता है आपके प्यारे पतिदेव यहाँ पर मजबूरी में आए हैं, ना कि अपनी मर्जी से। तो बेहतर होगा कि आप ज्यादा एक्साइटेड ना हो। सुधांशु की बात सुन महक हैरान हो गई, लेकिन फिर उसने बात टाल दी और बोली, वो सब मैं देख लूंगी। तुम फिलहाल के लिए अपना कोई अच्छा सा नाइट सूट दो जिसे तुमने इस्तेमाल ना किया हो। सुधांशु आंखें बड़ी करके बोला, क्या उनको देना है? अरे दीदी, वो कहां जिम में अपना शरीर बनाने वाले फौलादी इंसान और कहां मैं दुबला पतला सा लड़का। आप मेरे कपड़े उन्हें देना चाहती हो? मेरे कपड़े क्या फाड़ने के लिए हैं? महक सुधांशु की बात पर मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, प्लीज मेरे भाई, मैं तुझे 2 जोड़ी नाइट सूट लाकर दे दूंगी, प्लीज फिलहाल के लिए दे दो। सुधांशु को महक का मृत्युंजय के लिए ऐसे बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाते हुए बोला, इतनी रिक्वेस्ट तो आपने कभी अपनी चीज मांगने के लिए मुझसे नहीं की, जितना आप अपने उस ऑडियल पति के लिए कर रही हो। महक इस बार थोड़े गुस्से में बोली, सिद्धू। सुधांशु अपनी अलमारी की तरफ जाते हुए बोला, हाँ हाँ ठीक है, चिल्लाना बंद कीजिए, दे रहा हूं। इतना कहकर सुधांशु अलमारी में कुछ कपड़े ढूंढने लगा। महक भी उसके पीछे पीछे आ गई। महक ने सुधांशु की कबर्ड में देखा, उसके पास कुल मिलाकर सिर्फ 3 ही नाइट सूट थे, जिनमें से 2 पुराने हो गए थे और एक ठीक ठाक था, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होने के कारण सुधांशु उसे छूता भी नहीं था। महक उस नाइट सूट को लेकर सुधांशु से बोली, मैं तुझे अच्छा सा नाइट सूट दिलाऊंगी, थैंक यू मेरे भाई। इतना कहकर महक जल्दी से अपने कमरे की तरफ चली गई। सुधांशु अपनी अलमारी की हालत देखकर मुंह बनाकर बोला, मेरी बहन पागल हो गई है। इतना कहकर सुधांशु अपनी अलमारी ठीक करने लगा। महक अपने कमरे में आई तो उसने देखा मृत्युंजय अपना काम निपटाकर बड़े ध्यान से महक के कमरे को देख रहा था। 12 बाय 12 का महक का वो छोटा सा कमरा मृत्युंजय को काफी तंग लग रहा था। महक मृत्युंजय के पास आई और धीरे से बोली, मैंने आपसे कहा था ना, हमारा घर बहुत छोटा है, आप यहाँ एडजस्ट। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बीच में बोला, मैं पहले हॉस्टल में रहा हूं, इससे भी छोटे 10 बाय 10 के कमरे में। काफी वक्त से आदत नहीं है, इसलिए बस थोड़ा सा तंग लग रहा है। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाते हुए नाइट सूट मृत्युंजय के आगे बढ़ाकर बोली, ये आपके लिए, चेंज कर लीजिए। मृत्युंजय नाइट सूट को देखकर बोला, ये किससे उधार लेकर आई हो? महक हैरानी से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, क्या हम आपको इतने करीब लगते हैं कि अगर मुझे आपको नाइट सूट पहनाना है तो किसी पड़ोसी से मांग कर लाऊंगी? मेरे भाई का है, वो बात अलग है कि वो इसे पहनता नहीं है। मृत्युंजय महक की बात पर फिर से बोला, सेकेंड हैंड चीजें मुझे पहना रही हो? वाह, क्या दिन आ गए हैं मेरे। मृत्युंजय के कटाक्ष पर इस बार महक थोड़ा चिढ़कर बोली, तो क्या आप बिना कपड़ों के सोने वाले हैं? महक की बात पर मृत्युंजय थोड़ा शरारती लहजे में बोला, डिनर के बाद वैसे भी हम दोनों इस कमरे में अकेले ही होने वाले हैं, तो बिना कपड़ों के भी चलेगा। मृत्युंजय की इस बात पर महक थोड़ी हैरान हो गई, जिसे देख मृत्युंजय ने उसे आंख मार दी और महक की गाल लाल हो गए। महक तुरंत इधर उधर देखने लगी और घबराकर बोली, खाना खाने तक प्लीज इसे पहन लीजिए, उसके बाद आप कमरे में आकर जो चाहे वो कर सकते हैं। मृत्युंजय महक की बात पर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आर यू श्योर?
जो चाहे वो। मैं चाहता हूं तुम मुझे सिड्यूस करो, क्या वो करोगे? मृत्युंजय की ऐसी बातों से महक काफी हैरान थी। उसने पहली बार मृत्युंजय की ये साइड देखी थी। उसने डरते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं आता। महक की बात सुन मृत्युंजय उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने पास खींचकर बोला, डोंट वरी बेबी, धीरे धीरे तुम्हें सब आ जाएगा। फिलहाल के लिए जाओ और मेरे लिए डिनर रेडी करो, वैसा ही जैसा मुझे पसंद है। बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर मृत्युंजय ने धीरे से महक के कान पर किस कर लिया। महक मृत्युंजय की परफ्यूम की खुशबू में बहकने लगी थी, लेकिन कुछ देर में खुद को संभालते हुए वो जल्दी से उससे दूर होकर कमरे से बाहर चली गई। मृत्युंजय महक को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा दिया और चेंज करने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। महक कमरे से निकलकर सीधा किचन में आई। नीरू खाने की तैयारी कर रही थी। महक भी उनकी मदद करने लगी। कुछ देर बाद मृत्युंजय भी फ्रेश होकर मेन हॉल में आ गया और सोफे पर बैठ गया। शेखर जो उसके बगल में बैठे हुए थे, उन्होंने मृत्युंजय से पूछा, आपका काम कैसा चल रहा है बेटा? मृत्युंजय जवाब में बोला, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा अंकल। उसी वक्त सुधांशु बीच में बोला, जीजा जी, दीदी के पापा आपके पापा हुए ना कि अंकल, इसलिए पापा कहिए। शेखर ने तुरंत सुधांशु को डांट दिया, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो उन्हें फोर्स मत करो सिद्धू। सुधांशु को डांट पड़ने पर मृत्युंजय मुस्कुरा दिया और जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला, वैसे तुम आजकल क्या कर रहे हो साले? सुधांशु भी पीछे नहीं हटा। उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कुछ नहीं, कुछ लोगों की नजर से छूटने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पा रहा हूं। मृत्युंजय उसका जवाब सुन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने थोड़ा सीरियस होकर पूछा, ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन ये बताओ ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? सुधांशु ने भी फट से जवाब दिया, फिलहाल के लिए सोचा नहीं है, रिजल्ट पर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर उसे ऑफर दिया, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें कोई अच्छी सी पोस्ट। लेकिन वो बात पूरी करता उससे पहले ही सुधांशु ने बीच में कहा, मुझे जो भी जॉब चाहिए अपनी मेहनत से चाहिए, किसी की सिफारिश से नहीं। मृत्युंजय भी ये सुनकर कोल्ड आवाज में बोला, मैं भी तुम्हें डायरेक्ट पोस्ट देने की बात नहीं कर रहा। अगर कोई पोस्ट खाली रही तो तुम्हें सिर्फ इंटरव्यू और बाकी की फॉर्मेलिटीज के बारे में बता रहा था। मेरे खुद के भाई ने सारी फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ही सारंग इंडस्ट्री में अपनी खुद की पोस्ट चुनी है, और वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, वहां का बॉस नहीं। मृत्युंजय की बात पर सुधांशु ने एक नजर अपने पापा को देखा और फिर बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने पापा की कंपनी को रीओपन करना चाहता हूं। शेखर सुधांशु की बात पर थोड़ी नाराजगी से बोला, सुधांशु चुप रहो तुम, मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम वो काम नहीं करोगे, हम नॉर्मल जिंदगी में खुश हैं। सुधांशु शेखर की बात पर थोड़ा हाइपर हो गया, नहीं पापा, मुझे वो करना है, मुझे अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, और जब तक मैं उस दलदल में खुद नहीं जाऊंगा मुझे नहीं लगता कि मैं उन सवालों के जवाब ढूंढ पाऊंगा। मृत्युंजय जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने शेखर से पूछा, कोई बात है क्या कि सुधांशु किस कंपनी की बात कर रहा है? शेखर मृत्युंजय की बात सुन हड़बड़ा गए। उन्होंने तुरंत बात टालने की कोशिश की, कुछ नहीं बेटा, ये लड़का पागल हो गया है, कुछ भी कहता रहता है। मृत्युंजय समझ गया कि शेखर इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। मृत्युंजय किसी के मामले में भी ज्यादा नाक नहीं घुसाता था जब तक वो चीज उससे जुड़ी ना हो। शेखर जी ने सुधांशु को चुप कराने के लिए आंख दिखा दी, जिस पर सुधांशु निराश होकर फिर से अपना काम कंटिन्यू करने लगा। कुछ देर बाद नीरू और महक ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। खाने की खुशबू महसूस करते हुए मृत्युंजय के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे कोई जानी पहचानी से खुशबू आ रही थी। मृत्युंजय अचानक बोला, क्या यहाँ पर राइस नूडल्स बने हैं? मृत्युंजय की बात पर नीरू हैरान हो गई, तुम्हें कैसे पता बेटा? नीरू के सवाल पर मृत्युंजय ने कुछ याद करके कहा, जब मैं 8 साल का था तब यहाँ के फूड मार्केट में एक छोटा सा होटल था जहां पर ऐसे ही राइस नूडल्स बनते थे। अक्सर मैं अपने भाई के साथ वहां जाता था, लेकिन फिर मैं अपने दादा दादी के पास असम चला गया। मैं वो राइस नूडल्स बहुत ज्यादा मिस करता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो होटल ओनर ने बेच दिया है। पर आज काफी वक्त बाद मुझे ये खुशबू आई। मृत्युंजय की बात पर नीरू हड़बड़ा कर बोली, अब मैंने तो बस ऐसे ही रेसिपी बनाई थी, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मृत्युंजय उस होटल के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसका ध्यान नीरू की बातों पर नहीं था। उसने एक चम्मच लेकर वो डिश टेस्ट की और पहला निवाला खाते हुए कहा, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। शेखर जी और नीरू एक दूसरे को देखने लगे। दोनों काफी ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, जैसे उनका कोई राज बाहर आने वाला हो। शेखर जानबूझकर मृत्युंजय का ध्यान भटकाने के लिए बोले, ये तो अच्छी बात है
आइए जल्दी से डिनर करते हैं, बहुत लेट हो गया है। कुछ देर में सब डिनर खत्म करके वहां से चले गए। मृत्युंजय कमरे में महक का इंतजार कर रहा था और सुधांशु अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। महक किचन और डाइनिंग एरिया समेट रही थी, तो वहीं शेखर और नीरू घर के पास बने गार्डन में टहलने चले गए। वो दोनों कुछ परेशान लग रहे थे। जब से मृत्युंजय ने राइस शॉप वाली बात कही थी, तब से दोनों किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। अचानक ऐसा क्या हो गया जिससे नीरू और शेखर इतने परेशान हो गए थे? क्या मृत्युंजय के बचपन वाले राइस नूडल्स के होटल का उनसे कोई लेना देना था? क्या सच में मृत्युंजय महक को लेने आया था, या जैसा सुधांशु ने कहा था बात कुछ वैसी थी? स्टोरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो।